हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब तक देखा था कि हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि विलेन की बात कर रहे थे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ जा। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तब तक आप इसको रीड करते रहिए। करो पेन आ जा। किधर गया भाई? इधर आ। तो वो छुमंतर क्यों हो जाता है? बंदर है क्या? रेड कलर यूज करते हैं। आपसे कह रहा है कि वाष्प दाब के अवनमन से क्या अभिप्राय है? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का समीकरण यानी कि सूत्र बता दीजिए। ठीक, अब और क्या कह रहे हैं? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने से विलायक का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? ठीक है, आपसे क्या क्या कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने से विलायक का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है भाई? ठीक है ना, आवाज जा रही है? चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। पहले वाष्प दाब के अवनमन का अभिप्राय हमसे पूछ रहा है कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हो, इसका समीकरण बता दो। ठीक है ना, हाँ, इसका समीकरण आप बता दीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐसा विलेय पदार्थ विलायक में मिला दिया जिससे जब विलयन बना तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, इसी को तो कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। चलिए हम अपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसकी बात करने जा रहे हैं? आरएल वीपी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? आरएल वीपी की। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वाष्प दाब को थोड़ा सा समझा दीजिए। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का मतलब ही तो यही है भाई, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर हम वाष्प दाब के अवनमन की बात करते हैं तो वाष्प दाब के अवनमन में क्या होता है भाई? आपने कोई विलायक पदार्थ लिया था जिसकी वजह से वाष्प बन रहा था, आपने कोई विलेय पदार्थ लिया है जिसकी वजह से वाष्प नहीं बन रहा है क्योंकि विलेय पदार्थ अवाष्पशील है। जब आपने इनको मिक्स करके विलयन बना दिया तो अब विलयन की अवस्था में क्या हो जाएगा भाई? विलयन की अवस्था में जो विलयन है, विलेय पदार्थ की वजह से जो घटक विलायक है उसकी वाष्प दाब में कमी ला देता है। ठीक है ना, इसी को तो कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में इसका समीकरण देना पड़ता है और क्या करना पड़ता है भाई? इसके ग्राफ को समझाना पड़ता है और ये कहां से आ रहा है इसको बताना पड़ता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। ठीक, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, फिर भी आप लोगों को समझा देते हैं वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेन लिया हूं मैं। आपको एक बर्तन दे रखा है, एक बर्तन दे रखा है, इसमें आपको विलेय पदार्थ दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? विलेय पदार्थ दे रखा है। और ये क्या है, कैसा है भाई? ये अवाष्पशील है। कैसा है भाई? अवाष्पशील है। और आपको क्या दे रखा है भाई? आपको दूसरे नंबर में विलायक पदार्थ दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? विलायक पदार्थ दे रखा है। और ये जो विलायक है ना, ये जो विलायक है, ये विलायक जो है वाष्पशील है। कैसा है भाई? वाष्पशील है। विलायक कैसा है भाई? वाष्पशील है। ठीक है ना, जब आपने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने की वजह से क्या हो जाता है भाई? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। मिक्स करने पे ये विलयन बन जाता है और विलयन में विलायक की अपेक्षा क्या हो जाता है भाई? इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है। और कौन कमी लाएगा? कौन कमी लाएगा? जो विलेय हमने मिलाया है। विलेय का तो कुछ मोल लेंगे, यानी कि जब विलयन बन जाएगा तब उसमें हम मोल की बात नहीं करेंगे। तब हम क्या कहेंगे कि इसका ये जो कोई मैंने मिला दिया है मोल प्रभाज, यानी कि मोल का कितना भाग हमने ले लिया है, उसकी वजह से उसमें क्या आ रहा है भाई? वाष्प दाब में अवनमन आ रहा है। यानी कि आप लोग को पता हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, पता ना हो फिर भी बताया था, बताया तो था ही मैं। क्या होता है भाई? जीटा बी, यानी कि विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज की वजह से इसके वाष्प दाब में कितनी कमी आ रही थी? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ये होता था आपका फॉर्मूला। क्या होता था भाई? फॉर्मूला होता था। क्या होता था? फॉर्मूला होता था। अब क्या कह रहा है? समीकरण मैंने दे दिया। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने से विलायक का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है?
किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने से विलायक का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? आपसे यही तो पूछ रहा है कि कोई आपको विलायक पदार्थ दिया गया है, ठीक है, जो कि वाष्पशील है, उसकी वाष्प बन रही है, ठीक है ना। इसको सिर्फ समझाना है, मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुन करके समझ लीजिएगा, ठीक। हाँ, विलायक जो है वाष्पशील है, ये है विलायक, ये कैसा है? वाष्पशील है। और जो विलेय पदार्थ है भाई, ये फर्स्ट वाला, ये क्या है आपका? अवाष्पशील है। इसकी वजह से वाष्प नहीं बनेगा, लेकिन इसकी वजह से वाष्प बनेगा। भाई जब इसकी वजह से वाष्प नहीं बनेगा, उसकी वजह से बन रहा है, दोनों को मिला के मैंने विलेय बना दिया है, तो ये तो बनाना चाहेगा विलायक वाष्प बने, लेकिन जो विलेय पदार्थ है ये इसके साथ जुड़ करके विलेय के अणु विलायक के अणुओं के साथ जुड़ करके ये कहेंगे कि जब मैं नहीं जा रहा हूं तो तुमको भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, शादी हो जाती है। तो शादी में क्या कहते हैं लोग? पत्नी क्या कहती है भाई? पत्नी पति को क्या कहती है कि अगर तुमने मेरे को शॉपिंग कराने नहीं ले गया, तुम मेरे को शॉपिंग कराने नहीं ले गया तो तेरी खैर नहीं। होता है कि नहीं होता? पता नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मेरी शादी में होने में लगभग 70-80 साल लग जाएंगे, तब तक आप लोग को थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये तो है आपका समीकरण। हाँ, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि भाई क्या होता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप मिला दोगे तो जिस विलायक पदार्थ की वजह से वाष्पशीलता आ रही थी, लेकिन जब विलयन बन जाएगा तो विलेय के अणु वाष्पशील विलायक के साथ जुड़ करके उसके भी वाष्प में कमी ला देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पे ना जा। अच्छा, फिफ्थ में हम पहुंचा है क्या? फोर्थ हमने कर लिया क्या भाई? अच्छा हाँ, फोर्थ हमने तो किया, फोर ही तो कर रहे थे अभी, फोर्थ ही कर रहे थे। तुम इधर आ जाओ। क्या है फर्स्ट पार्ट में आपसे, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो? हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि आपने ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा आप लोग को समझा देते हैं। हिमांक का अवनमन क्या है थोड़ा सा अच्छा बता ही देते पहले। मान लीजिए आपको कोई ब्लैक पदार्थ जैसे जल दिया गया था। क्या दिया गया था? जल दिया गया था, ठीक है ना। तो जल के अणु जब उसको ठंडा करोगे तो जल के अणु कोलाइड हो जाएंगे, आपस में नजदीक आ जाएंगे। मान लो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। लेकिन आपने जैसे उसमें कुछ पदार्थ को मिला दिया, ठीक है ना, आपने उसमें मान लो क्या मिला दिया, जल में क्या मिला के जमा हो गया यार? पानी में मिला देते हैं हम लोग। मान लो उसमें हमने आइसक्रीम मिला दिया। क्या मिला? आइसक्रीम तो पहले भी ठंडी, उसमें हम क्या मिला देते हैं यार? चीनी मिला देते हैं, गाढ़ा से चीनी मिला देते हैं। अब क्या कह रहे हैं? चीनी मिला दिए हमने, चीनी मिला दिया। अब क्या हो रहा है भाई? अब क्या होगा कि अगर हमें जमाना है उसको, ठीक है ना, जमाना वो वाला नहीं, ये सारा जमाना ये वाला नहीं, ठीक है ना। जमाना मतलब जम जाना, फ्रीज हो जाना। उस केस में क्या करेंगे भाई? जब हमको जमाना होगा उसको तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा? नहीं, हमको और भी लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी कि हिमांक को अवनमित करना पड़ेगा, हिमांक को और कम करना पड़ेगा, तब जाके जमेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने इसको आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है ना, ग्राफ वगैरह की बात नहीं करेंगे। चलिए, हिमांक अवनमन विधि से किसी आवासशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? केवल सूत्र दीजिए, ठीक, केवल सूत्र देना है। तो भाई मैं सिर्फ सूत्र दे देता हूं। आपको कह रहा है कि हिमांक का अवनमन, चलिए फार्मूला इसका लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला में कैसे लिखेंगे भाई? अगर हमें डेल्टा टी बी हिमांक का अवनमन है, चलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, विलेय पदार्थ की मोलैलिटी। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? अगर हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए, इसको अगर हम विस्तृत करना चाहें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, तो के एफ रहेगा क्योंकि आपको ये प्रश्न में दिया जाएगा, स्थिरांक होता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इंटू में मोलैलिटी क्या होता है भाई? बता दो, मोललता क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए कि मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? उसका गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मालिकुलर वेट, ठीक है, मालिकुलर वेट है, मालिकुलर वेट, ठीक है, ठीक है ना। ये हो जाएगा बटे क्या, सॉरी बटे में, ये तो हो गया उसका क्या कहते हैं यार, उसका विलेय का मोल हो गया, बटे में विलायक का द्रव्यमान,
द्रव्यमान अगर आपको दिया गया, मान लो विलायक का द्रव्यमान हम लिख देते हैं कैपिटल WT से। विलायक का द्रव्यमान आपको अगर ग्राम में दिया गया है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना? किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, या फिर हम इसको सीधा सीधे लिख देते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू क्या लिखेंगे भाई? WT, स्मॉल WT, यानी कि उसके लिए हम लिख रहे हैं स्मॉल WT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहीं पे कर देते हैं, इनटू यहीं पे कर देते हैं विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, वो अगर वो ग्राम में दिया जाएगा तो यहाँ पे आप क्या कर देना, 1000 से इसको गुणा कर देना। और आप किसका आणविक द्रव्यमान पूछेगा? इसका पूछेगा, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। क्यों भाई विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमें विलेय पदार्थ का मोल लिखना होता है। तो मोल के लिए हम क्या करते हैं, उसका दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। कौन है इसका आणविक द्रव्यमान? यही तो है, ये है। माने कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है, इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने फार्मूले के द्वारा आप लोग को समझा दिया है डिटेल में। चलिए आगे बात करते हैं। स्वाहा, आगे बढ़ जा। आगे आपसे आ रहा है 6th नंबर का क्वेश्चन। क्या आ रहा है भाई? 6th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़िएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण समझाइए इसको। आपसे कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसको उदाहरण सहित समझा दीजिए। क्या आप लोगों को मैंने बताया था कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, बताया था ना। ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो उसको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विवाह संपन्न हुआ? नहीं संपन्न हुआ यार। चलिए फिर से समझाते हैं। आपसे कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म, तो अगर हम अणुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करना चाहें तो क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। बता दिया ना मैंने। चलिए अच्छी बात है, मैंने जब बता दिया आप लोगों को तो अब हम बात कर लेते हैं कि उदाहरण दीजिए। उदाहरण कौन सा दे दिया जाए भाई? उदाहरण में तो वही तो है, सब वही तो हैं। क्या क्या है इसमें भैया? बात करो फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या लेते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रेड कलर से अपना लिखूंगा भाई, मैं ऐसे लिखता हूं, दिख रहा है फर्स्ट नंबर में? ये तो और नहीं दिखेगा। दूसरा कलर चूज करते हैं। क्या करते हैं? चूज करते हैं। किससे लिखा जाए भाई फिर? डार्क ब्लू से। अच्छा, डार्क ब्लू। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, जिसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन BP यानी कि वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा बात करते हैं, दूसरा हम बात कर लेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहेंगे भाई? क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट BP। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे भाई? थर्ड नंबर में हम लोग कहेंगे हिमांक का अवनमन। क्या कहेंगे भाई? हिमांक का अवनमन। ठीक है ना, डिप्रेशन सही है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर पे आपका आता है प्रासरण दाब। क्या आता है भाई? प्रासरण दाब आता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, इतना हमने दे दिया एग्जाम्पल आपको, इतना ही होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि मैंने इन सब के फार्मूले आप लोगों को लिखा रखा है। ठीक है ना, फार्मूले लिखा दिया जाए। चलिए हाँ, लिखा देता हूं। अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखना है तो वेपर प्रेशर में अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन किसकी वजह से आता था? किसकी वजह से आता था? विलेय पदार्थ की वजह से। तो जीटा बी इज इक्वल टू शुद्ध अवस्था में
विलायक पदार्थ का वाष्प दाब माइनस विलयन का आंशिक, विलयन अवस्था में उसका आंशिक वाष्प दाब बटे शुद्ध अवस्था में विलेय पदार्थ का विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ये फार्मूला होता है। अगर हम किसकी बात करें भाई, अगर हम बात कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्वथनांक का उन्नयन की बात करते हैं, तो क्वथनांक के उन्नयन की बात होती है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, ठीक है, एक फार्मूला ये होता है, ये एक फार्मूला होता है। अगर इसमें आयन आ रहे होते हैं, क्या आ रहे होते हैं भाई, आयन आ रहे होते हैं, तो आयन के केस में क्या करते हैं भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर इंटू केबी केबी, ठीक है ना, केबी इंटू मोलालिटी, ये बात हो जाती है, ठीक है ना। अब बात किसकी कर लेते हैं भाई, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। सेम फार्मूला होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के ऑफ, सॉरी सेम कहा, टीबी क्यों लिख रहा हूं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट का यानी कि हिमांक का अवनमन बात करना है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में इसका मोलालिटी, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पाई बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है 0.0821 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है, आर का मान होता है। इनटू में टेम्परेचर, और टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। किस में लेना होता है भाई, केल्विन में लेना होता है। क्या आप लोगों को ये सारी कहानी क्लियर है? अगर ये सारी कहानी अगर आपको कंफर्म है तो आगे बढ़ूं मैं। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लेना है आप लोगों को स्क्रीन का शॉट। क्या लेना है, फटाफट आपको स्क्रीन का शॉट लेना है, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तुझे देखो तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलिए बात कर लेते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है भाई 7वें प्रश्न में, प्रासरण एवं प्रासरण दाब से आप क्या समझते हो। अभी तो मैंने समझा दिया भाई, इसकी तो बात करो ही ना, ठीक है ना, इसकी बात कर ही ना करो। इतने पार्ट की, कितने पार्ट की भाई, हदितने वाले पार्ट की बात ही मत करो, हदितने पार्ट की तुम बात मत करो। तो किसकी बात करें भाई, अगर आपको इतना दिया गया है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 ml जलीय विलयन दे रखा है। क्या दे रखा है, 200 ml जलीय विलयन दे रखा है, ठीक है। और कितना ग्राम प्रोटीन दे रखा है, 1.26। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान अगर आपको इतना दे दे पर मोल, तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, परासरण दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परासरण दाब पूछ रहा है। तो बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था परासरण दाब का। परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने जब बात की थी, जब मैंने बात किया था ऑस्मोटिक प्रेशर की, किसकी बात किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया था, तो उस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना चाहें तो इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट, अरे पाई बन जाए यार, ये है पाई, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। तो पाई बराबर क्या होता है भाई, पाई बराबर होता है यम यानी कि मोलरता आर रिडबर्ग गैस कांस्टेंट इनटू टी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। जिसमें ये मोलरता है, मोलरता क्या है, मोलरता यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो आर का मान इसमें बताने की हमको आवश्यकता है, बस किसकी आवश्यकता है भाई, आर के मान के बताने की आवश्यकता है। तो आर के मान की अगर हम बात करते हैं तो आर का मान होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन, ठीक है। चलिए इस फार्मूले पे रखते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, पाई बराबर यम, मोलरिटी अगर हम निकालना चाहें तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय क्या है इसमें, प्रोटीन है, प्रोटीन का दिया गया द्रव्यमान, प्रोटीन का दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई, प्रोटीन का दिया गया द्रव्यमान 1.26 ग्राम है।
बटे में इसका आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, 61 दे रखा है, तो 61 ही मान लो, 61.022। क्या लिखोगे इतना सारा, 61 ही मान लेते, दिया गया है। और क्या कह रहा है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे, अच्छा पूरा ही रख देते, निकालना तो आप लोगों को है कैलकुलेशन करके, 022, अरे मत लो इतना। हाँ ये तो क्या लिख दिया भाई के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या रख दिया मैंने, मोलों की संख्या बटे में उसका आयतन लेना होता है, गुणते में आर का मान 0.0821, फिर क्या रखना होता है, इनटू टेम्परेचर को केल्विन में लेना होता है, टेम्परेचर केल्विन में दिया गया भी है, 300 दिया गया है, कितना केल्विन दिया गया है, 300। आप लोग इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। आयतन कितना दे रखा था भाई, आयतन नहीं दे रखा है क्या, चलिए बिलियन में, अच्छा दे तो रखा है भाई, कितना दे रखा है हमको, मोलरता निकालने के लिए बिलियन का आयतन लीटर में लेना होता है। बिलियन का आयतन अगर हमें लीटर में लेना है तो 200 बटे 1000, यानी कि हम यहाँ पे इसको गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे हाँ वहाँ पे गुणा कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप 1000 से गुणा कर दो, या फिर यहाँ पे आप 1000 से डिवीजन कर दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका मैंने फार्मूले पे पूरा रख के दिखा दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो, कैलकुलेट तो कर सकते हो भाई, मैंने पूरा रख दिया है। आप लोग क्या करिएगा, कैलकुलेटर उठाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं अपने से करिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग कर जो भी करना है। चलिए लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 13 है बउआ। अगला नंबर क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र दीजिए। ओहो, दो अलग अलग सूत्र पूछा है, मतलब एक बार आपको उन्नयन, किसका उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसके लिए कह रहा है भाई, ये किसका उन्नयन तुम कर रहे हो भाई, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसके लिए देखना है भाई, बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, हाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि इसमें हमें मोलरता के हिसाब से चलना है, किसके हिसाब से चलना है भाई, मोलरता के हिसाब से चलना है, और इसमें मोलर वाले में किसको लेना है भाई, मोललता को लेना है, मोललता को नहीं, मोललता को लेना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए हाँ, हे भगवान थोड़ा सा पानी पी लूं, अच्छा अच्छा अच्छी बात है। हाँ मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक इसको हम ले लेते हैं किसके लिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उन्नयन स्थिरांक हम बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं, डेल्टा टी, कहां से छू रहा है यार, मैं इतना सिकोड़ा हूं फिर भी दिख रहा है ना, हाँ मैं भी दिखना चाहूँ, चलिए अच्छी बात है, यहां से लिख देते हैं। अगर हमें डेल्टा टी बी लिखना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं के बी इंटू मोलालिटी, तो यहाँ पे हमको मोलालिटी नहीं मोलारिटी से फाइंड आउट करना है। और डेल्टा टी बी किससे हम फाइंड आउट करें, इसको हम डेल्टा टी बी हम किसके लिए फाइंड आउट करें, के बी इंटू मोलालिटी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आ जाओ भाई देखते हैं दो अलग अलग सूत्र कैसे बना लेते हैं हम लोग। डेल्टा टी बी बराबर के बी तो दिया जाएगा आपको, मोलरता के लिए आप क्या लिखते हो, विलेय के मोलों की संख्या, क्या लिखते हो भाई, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लेते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना। हाँ आणविक द्रव्यमान भी अभी निकल आएगा आसानी से, के बी बराबर, ठीक है ना, बिलियन, ओ सॉरी दिख रहा है आप लोगों को, विलेय का मोलों की संख्या, अगर हम विलेय के मोलों की संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, विलेय को हम मोलों की संख्या अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, इसका गिवन वेट, ठीक है, डिवाइड बाय उसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये करते हैं कि नहीं करते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर हमें इसमें मोलरता लिखना है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इनटू में आयतन किस में लेना होता है भाई, आयतन को लीटर में लेना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से
गुणा करना पड़ेगा। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला टर्म फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जय श्री राम। वो वाला टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, आगे बात करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं भाई? इसमें भी वही चीज है, डेल्टा टीबी बराबर के बी। इसमें क्या लिखना है? डेल्टा टीबी, टीबी बराबर के बी इंटू में, इसमें मोलैलिटी देखना है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखना है भाई? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय को हम 2 मानेंगे, विलेय को क्या मानेंगे? 2 नंबर। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे लिखते हो? विलेय के मोलों की संख्या उसका दिया गया द्रव्यमान विलेय का डिवाइडेड बाई उसका आणविक द्रव्यमान MW2, ठीक है ना? फिर क्या लेना होता है भाई? बटे में विलायक का द्रव्यमान, यानी कि यहां पे हम गुणा कर देंगे, किससे? किससे गुणा कर देंगे? हम किससे गुणा कर देंगे भाई? गुणते विलायक का द्रव्यमान, यानी कि WT1, और इसमें लेना होता है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए यहां से हम लोग 1000 से गुणा कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चल जाएगा भाई? ये आप निकाल सकते हो, ये वाला टर्म। इसको हम हद इससे कर देते हैं, ये वाला टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैंने समझा दिया, आप लोग कर लीजिएगा। पहली बात क्या करना है, मैंने पूरा ही तो कर दिया ना? हाँ, अब किसकी बात करते हैं भाई? कह रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। चलिए आइए बात करते हैं, माइक किधर गया? चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आपसे परासरण दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? परासरण दाब पूछ रहा है। तो परासरण दाब के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ता है? आपको तो पता ही है, नहीं पता है? बताते हैं। अगर हमें पाई निकालना होता है तो पाई इज इक्वल टू मोलरता यम रिडबर्ग गैस कांस्टेंट आर इंटू टी। किसमें लेना होता है टेम्परेचर को? केल्विन में लेना पड़ता है भाई। किसमें लेते हैं हम लोग टेम्परेचर को? केल्विन में ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम। आपको क्या क्या वैल्यू दे रखा है? तो पाई इज इक्वल टू मोलरिटी कैसे निकालोगे? मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में लेना होता है। ये तो पता है आप लोगों को, पता नहीं है क्या? पता है, ठीक है। हाँ, आपको कितना मोलरिटा दे रखा है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ भाई हाँ, पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब। m/10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब ये हुआ m/10 बिलियन। ओ हो, यम का मतलब फिर यहाँ पे आपको दे रखा है मोलों की संख्या। 10 का मतलब क्या दे रखा है? 10 ml आपको दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? आयतन दे रखा है m/10, ठीक है। m/10 क्या दे रखा है? m/10 दे रखा है, ठीक है। तो आपको आयतन दे रखा है 10 ml, 10 ml हुई हो m/10। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब। ये यार शॉर्टकट में लिखा गया, यूपी 2023, यानी कि इसी वर्ष का प्रश्न पूछा गया है। अब आपको अगले साल भी यही देना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ये प्रश्न ध्यान देना पड़ेगा। क्या है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के अगर हम m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे? m/10 का मतलब ये होता है कि उसकी मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी उसके मोलों की संख्या, और लीटर में आयतन कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो m/10 यहाँ पे करते हैं, कितना करते हैं? m/10 यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देते हैं m/10, ठीक है। m/10 लिख दिया। ये आपको पूरा मोलारिटी दे रखा है, ठीक, पूरा का पूरा मोलरता आपको दे रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब क्या करें भाई? r का मान निकालना है। m/10 का मतलब मोल पर लीटर, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा यार। लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको या तो यहाँ पे हम 1000 से इसको गुणा कर दें,
या तो यहाँ पे हम इसको 1000 से गुणा कर दें या फिर यहाँ पे 1000 से डिवीजन कर दें। आर का मान कितना दे रखा है भाई? आर का मान 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन दिया जाता है। टेम्परेचर आपको कितना केल्विन दे रखा है भाई? टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देता है, किस में देता है टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस में देता है, तो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको ऐड करना होता है 273। क्या? 273, तो ये केल्विन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जरा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 में अगर हम ऐड करें 273 को, कितने को? 273 को, तो आपको ये 300 केल्विन आ जाएगा। कितना केल्विन आ जाएगा? 300 केल्विन आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, इसमें क्या ही है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये जो लिखा है ना, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिख तो रहा है, दिख रहा है ना? इल्यूजन हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, आ जाएगा वो क्लियर। आप लोग इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं बता ही दूँ कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को आप 273 ऐड कर दो, उसमें आपका आ जाएगा केल्विन में। ये आपका होना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। मैंने फार्मूले पे रख दिया, सारा कुछ सिंपल कर दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में आपका क्या आने वाला है भाई? आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज के जल बनने की सांद्रता, ग्लूकोज के जल बने विलयन की, ग्लूकोज और जल के बने विलयन की सांद्रता 10% है। 10% का मतलब सांद्रता W/वेट दिया गया है ना, मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता आपको 10 दे रखा है ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज का द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम। और जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? जल का द्रव्यमान 90 ग्राम दे रखा है। ठीक, इससे समझ सकते हो। तो यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम पर ml हो तो गणना कीजिए। क्या गणना करना है? मोलरता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मोललता और मोलरता फाइंड आउट करनी है, और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा समझाते हैं। पेन यूज करते हैं पहले। पेन आ जाओ भाई। अब की बार तो हम रेड कलर लेंगे भाई। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ग्लूकोज जल का विलयन दिया गया है, ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो ग्लूकोज का मास कितना दे रखा है भाई आपको? हम ग्लूकोज के मास की बात करते हैं। C6, क्या लिख रहा है? दिल बन रहा है। C6H12O6 के मास की बात करते हैं तो आपको 10 ग्राम दे रखा है। अगर हम जल के मास की बात करते हैं, H2O के मास की बात करते हैं, तो इसका मास आपको 90 ग्राम दिया है। कितना दे रखा है भाई? आपको 90 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम? 90 ग्राम दे रखा है। और किसकी बात कर लेते हैं भाई? डेंसिटी दिया गया है आपको। अगर डेंसिटी दी जाती है, क्या दी जाती है भाई? डेंसिटी, यानी कि घनत्व तो दिया गया है उस विलयन का। डेंसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? ग्राम पर ml में। किसमें? ग्राम पर ml में। ठीक है ना? डेंसिटी आपको कितना दे रखा है भाई? 1.20 ग्राम पर ml दे रखा है। 1.20 ग्राम पर ml दे रखा है। तो आपको मोललता बतानी है। पहले फार्मूला लिखते हैं मोललता की। ठीक है ना? हाँ, मोललता का फार्मूला लिखते हैं। तो मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हिंदी में लिखते हैं। दिख रहा हूं ना मैं? हाँ, दिख तो रहा हूं। इधर से ही मैं क्यों लिखता हूँ यार? इधर लिख देता हूँ। अच्छा, लेकिन अब एक साल्व क्या, चलिए यहीं पे लिख देते। अगर हमें मोललता निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? मोललता निकालनी है। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है भाई? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में लेना होता है भाई? केजी में लेना होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब बात ये होती है कि मोललता इससे हम कैसे निकालें भाई? मोललता निकालने के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए। विलेय क्या है? ग्लूकोज है। क्या है भाई? विलेय क्या है? ग्लूकोज है कि नहीं है? ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान,
स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं मोललता को। दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, ठीक है, बटे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होता है भाई, आणविक द्रव्यमान बताओ जरा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लो यार, ग्लूकोज का निकालेंगे हम तो कितना होता है भाई 130, नहीं ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। कार्बन का होता है 12 परमाणु क्रमांक, तो सॉरी परमाणु भार, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन 72 में आप 12 जोड़ दो, 72 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये आपका 84 हो जाएगा। 84 में अगर हम 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 96 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 96 जोड़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 180, हाँ भाई हाँ 180 ही तो होगा, 180 हो जाएगा, 130 में कह रहा हूँ 180 हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या है भाई, विलायक का द्रव्यमान 10% कह रहा है ना, विलायक का द्रव्यमान कितना कह रहा है 10%, इसका मतलब विलायक का विलेय का द्रव्यमान अगर 10% है तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा भाई 90 ग्राम, कितना होगा 90 ग्राम होगा, और इसको किस में लेना है किलोग्राम में, तो 1000 से यहाँ पे गुणा कर देना, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब मोलरता के लिए बात करते हैं। अगर हम मोलरता की बात करते हैं, इतना तो हमको दे रखा है यार, मोलरता तो हमने निकाल लिया, अब क्या चाहिए इसमें 10% वेट बाई वेट दिया गया, और क्या चाहिए, ठीक है, इतना आ गया। मोलरता के लिए फार्मूला यार कहाँ पे लिखे, आप लोग इतना लिख लो पहले फटाफट, आप लोग इसको लिखो, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है, हाँ आप लोग इसको लिखिएगा, लिखने के बाद बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद बताइएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए डिलीट करता हूं, हो गया डिलीट। ध्यान दीजिएगा, आपसे मोलरता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलरता अगर हमसे पूछता है तो मोलरता यानी कि कैपिटल एम, पेन आ जा पहले, दिख तो रहा है यार साहब, पेन को नीचे रखते हैं। अगर हमें मोलरता निकालना होता है, कैपिटल एम निकालना होता है, तो कैपिटल एम बराबर क्या होता है भाई, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे भाई, विलेय क्या है इसमें, विलेय तो ग्लूकोज है, उसके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान 10 है, बटे में उसका आणविक द्रव्यमान 180 है, ठीक है, इनटू विलयन का आयतन, तो आयतन कैसे निकालें भाई, आयतन फंस रहा है, तो इसीलिए आपको डेंसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, डेंसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई आपको डेंसिटी, रुक जाइए, रुक जाओ जरा, यहाँ पे अगर हमें आयतन लिखना है, आयतन लिखना है बिलियन का, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, अगर हम डेंसिटी बराबर बात करें, डेंसिटी बराबर बात करें तो यम अपान में बी होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पे अगर हम बी बात करें, किसकी बात करें, बी बात करें, किसकी बात करें भाई, बी बात करें, बी की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी, बी की बात करेंगे नहीं, अगर हम यहाँ पे v की बात करेंगे तो v की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b को इधर भेजेंगे, d को इधर भेजेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यम अपान में d, क्या हो जाएगा यम अपान में d हो जाएगा। यम कितना दिया गया है 90 ग्राम दिया गया है, बटे में डेंसिटी आपको कितना दे रखा है भाई 1.20 दे रखा है, तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम आयतन की जगह पे क्या लिख देते हैं 90 बटे 1.20 गुणते 1000, ये आपका आ गया मोलरता, क्या आ गया भाई मोलरता आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ इसी में थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट क्या है भाई आपका, विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें विलेय पदार्थ का लिखना है मोल प्रभाज तो जीटा भी लिखना पड़ेगा, जीटा भी क्या हो जाएगा मोल पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या
यन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोलों की संख्या यन ए प्लस में यन बी। ठीक है ना, ये बन गया आपके किसके मोल प्रभाज, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज बन गया। अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है भाई, विलायक यानी कि ए का निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए, इससे आपका क्या निकल आएगा, मोल प्रभाज निकल आएगा। तो इस फार्मूले पे अगर हम रखना चाहें कि मोल प्रभाज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा टर्म मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आप क्या करिएगा, पहले मोल निकालिएगा सभी का, तब इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोल प्रभाज निकाल सकते हो। मैंने सभी का द्रव्यमान बता दिया है कि नहीं बता दिया है, चलिए बता देते हैं एक बार फिर से। अगर हमें ग्लूकोज का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 निकालना है, तो इस केस में आप क्या करोगे भाई, ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम है, बटे में इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 180 होता है, इससे आप मोल फाइंड आउट कर लोगे। अगर हमें मोल निकालना है जल का, किसका निकालना है, जल का, तो जल का दिया गया द्रव्यमान 90 ग्राम है, बटे में इसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों के मोल। फिर इन दोनों के मोल से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो। तो आज के क्लास का टाइम हो चुका है, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया टोटल, ठीक है ना, 10वें नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, प्रॉपरली फोकस किया समझने पे और सीखने पे आप लोगों ने फोकस किया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग क्या करिएगा, अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना, और क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।